सॉरी मेरा नेटवर्क चला गया था, बट प्लीज स्टे। तो 3 लीटर घी से मुझे 1 कटोरी घी मिला। तो व्हेन यू आर हैंडलिंग डेटा एंड व्हेन यू हैव टू डिराइव इंफॉर्मेशन, बहुत सारे डेटा से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलता है। अगर मैं 3,000 लोगों का स्टडी करूं तो मुझे सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन मिलेगा कि उनको दीपिका पादुकोण पसंद है या काजोल पसंद है या कौन पसंद है। तो इसीलिए जब भी स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू गेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, but this information is accurate. This information is accurate. It is a representative information for representing the whole of population. So how are we going to handle data? सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब जैसे हम कोई सर्वे करते हैं, जैसे काजोल और वैजयंती माला वाला सर्वे किया, या हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब कितने लोग लॉकडाउन में अपनी बीवी से झगड़े, ऑब्जर्वेशन। कि भाई मेरे इस घर में मैं कान लगा के देखता हूँ, मेरे उस घर में ही मैं कान लगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन? सर्वे में देयर इज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द अदर पार्टी। मैं आपसे पूछने को आता हूँ कि आपको वैजयंती माला पसंद है या काजोल पसंद है या दीपिका पादुकोण पसंद है। मैंने आपसे पूछा और आपने जवाब दिया उसका। यू हैव एन एक्टिव पार्टिसिपेशन। व्हाट इज एन ऑब्जर्वेशन? यू डोंट हैव अ एक्टिव पार्टिसिपेशन। आप में मेरे सामने से लोग जा रहे हैं, मैं उनको देखता हूँ और ऊंचा बौना ऐसे टिक मार्क करते जाता हूँ। वो मैं आदमी से नहीं पूछता कि तुम ऊंचे हो या तुम बौने हो। आई एम ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग। सो कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट यूज इज टू कलेक्ट डेटा। द नेक्स्ट यूज इज टू समराइज डेटा। समराइज डेटा मतलब क्या? जैसे हमारा ट्रेन्स का ये चलता है, तो हम बोलते हैं कि भाई अगर हम गुजरात मेल से जाए तो गुजरात मेल सुबह 5:20 पे अहमदाबाद पहुंचती है, 5-10 मिनट इधर उधर। ठीक है, सो दैट इज समराइजेशन। हाँ विरल बोलो। विरल का कोई क्वेश्चन नहीं था? ओके। मैं सर गलती से हो गया। हाँ नो प्रॉब्लम, नो कोई बात नहीं। तो आप लोअर हैंड भी कर सकते हैं। अगर आप रेज हैंड करके लोअर हैंड कर देंगे ना, तो कोई डिसेबल पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट्स लोअर हैंड। ओके। तो समराइजेशन मतलब हम उस चीज से एक जनरल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। जैसे ट्रेन 5:40 पे पहुंचती है, प्लस और माइनस 20 मिनट। हाउ वी आर गोइंग टू समराइज डेटा? वी आर गोइंग टू समराइज डेटा बाय कलेक्टिंग डेटा फर्स्ट। मैंने वो ऊंचे और बौने लोगों का और डेटा का ऑब्जर्वेशन किया। डेटा का ऑब्जर्वेशन करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जितने भी लोग मेरे एरिया में रहते हैं उसमें से ज्यादा लोग जो हैं ये ऊंचे हैं। तो मैं उसका समराइजेशन प्लस और माइनस से कर सकते हैं, समराइजेशन परसेंटेज से भी कर सकते हैं। कि मैंने अगर 100 लोगों को ऑब्जर्व किया तो उसमें से 60% लोग ऊंचे हैं और 40% लोग बौने हैं। तो दैट इज ऑल्सो समराइजेशन ऑफ डेटा। डेटा से समरी निकालना इज समराइजेशन ऑफ डेटा। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब हम प्रेजेंट करते हैं। कैसे प्रेजेंट करते हैं डेटा को? वी हैव अ लॉट ऑफ वेज टू प्रेजेंट। पाई डायग्राम, ग्राफ, टेबल, उसके बाद स्कैटर प्लॉट। ये सब चीजें अगर आपने मतलब आपने मैथ्स लिया ही होगा। अगर मैथ्स लिया होगा तो उसमें डेटा हैंडलिंग नाम का एक टॉपिक होता था। तो डेटा हैंडलिंग में ये सब प्रेजेंटेशन आपने सीखा होगा। यू कैन प्रेजेंट इन टेबल्स, दैट संडे को 50 जूते बिके, मंडे को 60 जूते बिके, ट्यूसडे को 10 जूते बिके। तो लास्ट में आपने टेबल पे परसेंटेज ये कर दिया कि सबसे ज्यादा मतलब मेरे 60% जूते जो हैं वो मंडे को बिके। नाउ समराइजेशन और प्रेजेंटेशन में फर्क क्या है? प्रेजेंटेशन इज द is showing the whole data, whereas summarization is showing a part of the data. 60% ऊंचे हैं, 40% बौने हैं। तो when you are showing one part of the data, that is summarization. When you are showing the whole data, that is presentation.
बट प्रेजेंटेशन में हमेशा समराइजेशन होता ही है. Unless and until you summarize data, you can't present data. तो प्रेजेंटेशन में हमेशा समराइजेशन होता ही है. That is presentation of data. Now next, analysis of data. Analysis is I am going to conclude on a topic. जैसे अभी कल हमने वो आर्थराइटिस वाला एग्जांपल लिया था. तो आर्थराइटिस में एक तो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया सबसे कि भाई आपको सबसे ज़्यादा सिम्टम कौन सा है. तो मुझे भाई सबसे ज़्यादा पेन है. फिर हमने समराइज कर लिया. समराइज करने में किया कि भाई 70% लोगों को पेन है. फिर हमने प्रेजेंट कर लिया. प्रेजेंट मतलब 70% लोगों को पेन है, 20% लोगों को सूजन है और 10% लोगों को लॉस ऑफ मोबिलिटी है. फिर हमने उसको एनालाइज किया कि दैट इज व्हाई it is concluded that arthritis mostly has pain as a major symptom. Arthritis presents itself with majorly pain as a symptom. ये हमने एनालिसिस किया, कंक्लूड किया. अब ये कंक्लूजन हम एक लाइन में लोगों को बांट सकते हैं. प्रेजेंटेशन के लिए लोगों को आके ग्राफ देखने पड़ते हैं, लेकिन जो कंक्लूजन है वो हम एक लाइन में सबको बांट सकते हैं कि अगर तेरे पास कोई भी पेशेंट आया जो बोले मुझे सांधे में दर्द है, तो 70% उसको 100 मतलब उसको आर्थराइटिस होने का चांस है. बाकी 30% चांस है कि कोई मोच लग गई, मार लग गया, दैट इज डिफरेंट. बट 70% ऑफ द चांस दैट ही हैज आर्थराइटिस. तो एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस में हम कंक्लूड करते हैं, जो कंक्लूजन हम एक लाइन में लोगों को बांट सकते हैं. सो यू अंडरस्टूड, स्टैटिस्टिक्स इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट. इट इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग डेटा. हैंडलिंग में कलेक्शन, समराइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस. ठीक है, तो ये 4 चीजें हो गई. लास्ट में यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजी इज बायोस्टैटिस्टिक्स. यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन मेडिसिन इज मेडिकल स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो बायोलॉजी और मेडिसिन में क्या फर्क है? बायोलॉजी इज अ वास्ट सब्जेक्ट. मेडिसिन इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी. एनीथिंग विच, ये बायोस्टैटिस्टिक्स का स्पेलिंग गलत हो गया मेरा, वो गलती जल्दी जल्दी में टाइप किया ना. तो anything which is related to study of living organism is biology. तो उसमें हम कुछ भी मतलब मल्टीप्लिकेशन रेट भी ये कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ग्रोथ रेट, डबलिंग रेट, तो दैट इज बायोलॉजी. और उसी मतलब बायोस्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट जो है दैट इज मेडिकल स्टैटिस्टिक्स. बायोस्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट जो है that is medical statistics. Why medical statistics is different? Because medicine is a part of biostatistics and medicine deals with the disease and wellness of human beings and animals, of course. So medicine is the disease, is the study of wellness and disease of animals, humans, and sometimes even एग्रीकल्चरल प्लांट्स और प्लांट्स इन जनरल. ठीक है, हम ये नहीं देखने को चाहते कि किसी बैक्टीरिया को टाइफाइड हो जाएगा क्या. तो मेडिसिन इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी. सो मेडिकल स्टैटिस्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ जनरल स्टैटिस्टिक्स. जनरल स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है? बहुत सारी चीजें आती है. कौन ऊंचा है, कौन बोना है, ट्रेन जल्दी चल रही है, नहीं चल रही है, कौन क्या खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है. तो statistics is applicable to all fields. उसका पार्ट बायोस्टैटिस्टिक्स which is applicable to living organisms. उसका पार्ट मेडिकल स्टैटिस्टिक्स which is applicable to the use of statistics in medicine. Okay, so we go to the next slide. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं स्कोप ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स. दैट इज स्टैटिस्टिक्स किस किस चीज में यूज होता है मेडिसिन में. नाउ वी हैव फोकस डाउन. हम अभी सिर्फ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं या मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे. हम जनरल स्टैटिस्टिक्स को समझ चुके और पीछे छोड़ चुके.
तो मेडिकल में स्टैटिस्टिक्स किस किस चीज के लिए यूज होता है यह आज हम देखेंगे। सबसे पहला, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ अ पॉपुलेशन। अब ये डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन क्या है? जैसे कौन बोना है, कितने बोने हैं, कितने ऊंचे हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव पॉपुलेशन। कितने लोग मोटे हैं, कितने लोग कृश हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, कितने लोगों को कितने लोगों की इम्यूनिटी ठीक है, कितने लोगों की इम्यूनिटी कम है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। सो व्हेन वी गिव डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन वी कम टू नो दैट कितने लोगों में, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल इन अ पॉपुलेशन which will vary according to a variable. What is a variable? We will learn in the next lecture. So variable is basically जो vary होता है. What varies is a variable. जैसे लास्ट स्लाइड में जो आज बताऊंगा दैट रिलेट्स टू डेटा। तो डेटा में वेरिएबल का थोड़ा सा हम ग्लिम्स ले लेंगे। सो दैट, हाँ विशाल बोलो, गलती से ओके 48 पार्टिसिपेंट्स, आई एम रियली वेरी हैप्पी। आपके वैसे 56 है ना, 56 स्टूडेंट्स इन योर क्लास राइट? अरे कोई तो बोलो। पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। व्हाट इज प्रायोरिटाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम? अब आपने जब कोविड देखा होगा तो कोविड पे, मतलब कोविड से अब तक इंडिया में सिर्फ मैक्सिमम 10-15 हजार लोग मरे होंगे। टीबी से हर साल इंडिया में 40,000 लोग मरते हैं। तो फिर कोविड को इतना प्रायोरिटी क्यों दिया जा रहा है? कोविड को इतने सब पैसे कोविड पे क्यों खर्चा कर रहे हैं? तुरंत फटाफट हॉस्पिटल बना रहे हैं, तुरंत ये बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? बिकॉज टीबी एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने का जो रेट है, दैट इज एक आदमी सिर्फ 1.5 आदमी को टीबी फैला सकता है एक साल में। वेरएज कोविड जो है वो एक आदमी एक दिन में 2.5 लोगों को कोविड फैला सकता है। एक आदमी एक दिन में 2.5 लोगों को कोविड फैला सकता है। तो दैट बिकॉज कोविड के स्टैटिस्टिक्स में एक से दूसरे को फैलाना ज्यादा है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये अगेन कहाँ से निकला? कोविड कितने आदमी को था और एक दिन में कितने आदमियों को फैला, इसका स्टैटिस्टिक्स निकाला गया और उसके बाद प्रायोरिटी दी गई कोविड को इंस्टेड ऑफ टीबी। ठीक है, मीजल्स में एक साल में कितने लोग मरते हैं? मीजल्स में अराउंड 15 to 20,000 लोग मरते हैं। तो लेकिन फिर भी कोविड को क्यों दी गई? क्योंकि कोविड ज्यादा फैलता है और इसका जो डेथ रेट है दैट इज मोर देन मीजल्स। मीजल्स में डेथ रेट क्या है? मीजल्स में लेस देन 1 डेथ रेट है, वेरएज कोविड में इट इज 3.3 शायद। वो हर रोज ये वेरिएबल चेंज होता रहता है। तो इट इज 3.3, मतलब 100 में से 3 लोग मरेंगे कोविड से। तो इसीलिए ये स्टैटिस्टिक्स जब निकाला जाता है तो कोई प्रॉब्लम को प्रायोरिटी दी जा सकती है। ओके, नाउ व्हाट इज द थर्ड? प्रूव एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स का एसोसिएशन मतलब कैसे? जो आदमी, कोई अगर गूगल फिट यूज करता होगा, गूगल फिट इज अ वेरी नाइस सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास गूगल फिट है तो आप कितने चले, कितना उठक बैठक मारा, कितना क्या किया, वो सब रिकॉर्ड होता है उसमें। तो गूगल फिट में दे हैव अ हार्ट पॉइंट। हार्ट पॉइंट्स में क्या दिया जाता है कि WHO के स्टडी के हिसाब से if you are walking 40 minutes in a day 5 days a week or 10,000 steps in a day 5 days in a week, you have less chances of heart disease. So what is one variable? One variable is how many steps you are walking in a day. What is the other variable? The other variable is heart disease, yes or no. तो ये दो वेरिएबल्स।
कोई 1000 स्टेप्स चलता है, कोई 5000 स्टेप्स चलता है, कोई 10,000 स्टेप्स चलता है. दैट इज वन वेरिएबल. वेरिएबल इज विच कैन वेरी. एंड हार्ट डिसीज है, हार्ट डिसीज नहीं है, दैट इज अदर वेरिएबल. मतलब yes and no are two data and heart disease is one variable. तो इसमें ये देखा जाता है कि जो लोग ज्यादा चलते हैं उनमें हार्ट डिसीज के चांसेस कम होते हैं. सो दिस इज द एसोसिएशन विच दे फाउंड आउट. 5,000 स्टेप्स चलने वालों में हार्ट डिसीज में यस का मात्रा 50% है. 1,000 चलने वालों में यस का मात्रा 70% है. लेकिन 10,000 चलने वालों में हार्ट डिसीज का मात्रा 10% है. मतलब जितना ज्यादा चलेंगे उतना यस का मात्रा कम होते जाएगा. सो देयर इज एन एसोसिएशन. ठीक है. जिस दिन मैं गुलाब का फूल ले जाऊं, लाल गुलाब, उस दिन मेरी गर्लफ्रेंड खुश होती है. जिस दिन मैं पीला गुलाब लेके जाऊं, उस दिन मेरी गर्लफ्रेंड खुश नहीं होती. और जिस दिन मैं गुलाब नहीं लेके जाऊं, उस दिन मेरी गर्लफ्रेंड दुखी होती है कि भाई मेरा ख्याल नहीं रखता. तो देयर इज अ एसोसिएशन बिटवीन द कलर ऑफ द गुलाब and the feeling of the girlfriend. So to prove an association between two variables, what is a variable? Variable which can vary. Variable मतलब जिसमें एक से ज्यादा डेटा आ सकता है, which again we'll see in the last slide. Prove relation between the risk and the disease. जैसे सिगरेट पीना is a risk, heart disease is a disease. तो सिगरेट पीना, कितने लोग सिगरेट पीते हैं और उन सिगरेट पीने वालों में हार्ट डिसीज होता है या नहीं होता. तो आई एम कैलकुलेटिंग द रिस्क. मैंने 1000 लोगों को पूछा, क्या आप सिगरेट पीते हैं, या क्या आपके फादर सिगरेट पीते हैं? हाँ. क्या आपके फादर को हार्ट डिसीज है? हाँ. ओके, रिलेशन. क्या आप सिगरेट पीते हैं? नहीं. क्या आपके फादर को हार्ट डिसीज है? नहीं. ओके. तीसरे को पूछा, क्या आपके फादर सिगरेट पीते हैं? हाँ. क्या आपके फादर को हार्ट डिसीज है? नहीं. तो जब मैं इतना सब डेटा कलेक्ट कर लेता हूं, तो एट द एंड ऑफ द डेटा कलेक्शन आई कम टू नो दैट जितने लोग सिगरेट ना पीने वाले हैं उन लोगों में हार्ट डिसीज में यस कम है, और जितने लोग सिगरेट पीने वाले हैं उन लोगों में हार्ट डिसीज में यस जो है वो ज्यादा है. ओके. 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो रहा है. व्हाट वी विल डू नेक्स्ट टाइम इज, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कंटेंट लेक्चर, वी विल डू, क्योंकि कंटेंट यही स्लाइड है, ये स्लाइड में वैसे भी आपसे शेयर करने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. विल टेक, इंस्टेड ऑफ द कंटेंट विल टेक द लेक्चर. ओके. तो रिस्क फैक्टर और डिसीज, इसका कोरिलेशन हो जाता है. दैट इज प्रूविंग द रिलेशन बिटवीन द रिस्क एंड द डिसीज. नेक्स्ट इज कंपेयरिंग न्यू डिसीज रेट टू ओल्ड डिसीज रेट. अब पल्स पोलियो सबको पता है. पल्स पोलियो बहुत सारा चलाया था पिछले 5-6 साल में मोदी गवर्नमेंट, उसके पहले मनमोहन सिंह ने पल्स पोलियो सॉलिड चलाया कि भाई सबको पल्स पोलियो पिलाओ. तो ये पल्स पोलियो जो है, पल्स पोलियो देने के पहले पोलियो पर 1000 चिल्ड्रन कितना था, पल्स पोलियो देने के बाद आज की तारीख में पर 1000 चिल्ड्रन कितना है. तो डिसीज के रेट्स को भी हम कंपेयर कर सकते हैं. उसके बाद कंपेयरिंग रिजल्ट्स विथ अदर्स. कंपेयरिंग रिजल्ट्स मतलब मैंने 1000 लोग लिए, 1000 लोगों को मैंने 2 इसमें डिवाइड किया, दोनों को मतलब 500 आर्थराइटिस के पेशेंट, वहां भी 500 आर्थराइटिस के पेशेंट. अभी एक ग्रुप को मैंने योगराज गुगुल दिया, एक ग्रुप को मैंने सिंहनाथ गुगुल दिया, या एक ग्रुप को मैंने योगराज दिया, एक ग्रुप को मैंने महायोगराज दिया. वो दोनों ग्रुप जो हैं वो सेम है, सब 60 साल के ऊपर के हैं, सबको 1.5 साल से ऊपर आर्थराइटिस है,
सबका एक्सरे जो है वो आर्थराइटिक चेंजेस बताता है. सो बोथ द ग्रुप्स आर सिमिलर. सब 3000 से ज्यादा कदम नहीं चलते. सो बोथ ग्रुप्स आर सिमिलर. एक को मैंने योगराज गुगुल दिया, एक को मैंने महायोगराज गुगुल दिया. सो आई फाउंड आउट दैट दोज पीपल हु हैव महायोगराज गुगुल feel better than Yograj Google. So I am comparing results of two medications in one population by dividing them into two groups. So I am comparing the results with others. I am evaluating health programs. ठीक है. अब ये पल्स पोलियो का एग्जांपल ले लो कि हर साल पल्स पोलियो करने के बाद मेरे डिसीज रेट्स कितने कम हुए. अगर पिछले साल से इस साल डिसीज रेट मेरा कम हुआ है तभी तो इसके आगे वो प्रोग्राम करके फायदा है. पहले साल मेरे 1000 बच्चों में से 17 बच्चों को पल्स पोलियो था. इस साल मेरे 1000 बच्चों में से 27 बच्चों को वो पोलियो है. भले मैंने एक साल पूरा पोलियो का प्रोग्राम किया है तो उसका कोई यूज ही नहीं है. तो इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स, इसमें आप टीबी का भी एग्जांपल दे सकते हो. टीबी में एक डॉट्स नाम का प्रोग्राम चलता है. डॉट्स नाम का प्रोग्राम, डॉट्स मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड ट्रांसफर ऑफ मेडिसिन. तो ये जो डॉट्स नाम का प्रोग्राम है, ये डॉट्स प्रोग्राम जो है, ये जब से मैंने डॉट्स प्रोग्राम एम्प्लॉय किया है, क्या मेरे टीबी के केसेस ठीक हुए हैं, क्या मेरे टीबी से डेथ्स कम हुए हैं. तो ये डॉट्स प्रोग्राम का इवैल्यूएशन, क्योंकि हर प्रोग्राम पे गवर्नमेंट तो खर्चा करती है, तो वो खर्चा जो है वेदर इट इज जस्टिफाइड, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ अ सर्विस. जैसे मेरी एम्बुलेंस है, तो मेरी एम्बुलेंस कितने टाइम में पेशेंट को ले आती है. आई हैव इंट्रोड्यूस्ड अ सर्विस, आई एम नाउ गोइंग टू इवैल्यूएट अ सर्विस. या फिर मैंने मेरी ओपीडी में टोकन सिस्टम लगाया, तो मेरी ओपीडी के टोकन सिस्टम से लाइन कम हुई है या बढ़ गई है, झगड़े कम हुए हैं पेशेंट के या बढ़ गए हैं. तो इफेक्टिवनेस ऑफ अ सर्विस इवैल्यूएट करने के लिए भी मेडिकल स्टैटिस्टिक्स यूज होता है. प्रिवेलेंस स्टडी इन एपिडेमियोलॉजी. प्रिवेलेंस स्टडी भी हमने देख लिया, कितने लोगों को टीबी है या कितने लोगों को पोलियो है. तो दैट इज प्रिवेलेंस स्टडी इन एपिडेमियोलॉजी. ये भी चीज हम मेडिकल स्टैटिस्टिक्स से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नाउ आई फील वी शुड स्टॉप हियर बिकॉज 5 मिनट रह गए. तो बिकॉज देर आर अराउंड 48 पार्टी, अभी 45 हो गए पार्टिसिपेंट. तो बिकॉज वी हैव 45 पार्टिसिपेंट्स, वी विल टेक attendance, or because I don't know all your names, I will take attendance by roll numbers. Okay, तो अब 1 से 10 नंबर अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, 1 से 10 नंबर. ओके, क्लियर. 1 नंबर, 1 नंबर प्रेजेंट, 1 नंबर प्रेजेंट है. 2 नंबर, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, प्रेजेंट सर. रोल नंबर 4, प्रेजेंट सर. 5, 6, यस सर. 7, प्रेजेंट सर. 8, यस सर. 9, 10. यस सर. अभी 1 से 10 म्यूट कर लो, 1 से 10 म्यूट कर लो प्लीज. 11 से 20 अनम्यूट कर लो. 11 सर. 9 प्रेजेंट है, डाल दिया मैंने. 11, यस सर. 12 नंबर, 13, यस सर. 14, 15, यस सर. 16, प्रेजेंट सर. 17, यस सर.
18, Present, sir. 19, 20. Present, sir. अच्छा, अभी 11 से 20 म्यूट कर लो, 21 से 30 अनम्यूट कर लो। 21, 21, 21 है कोई? नहीं है। 22, Present, sir. 23, Yes, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, Yes, sir. 28, Yes, sir. 29, 29 नहीं है। 30, Yes, sir. ओके। अभी 31 से 40 अनम्यूट कर लो। 21 से 30 म्यूट कर लो। 31, 31 नहीं है। 32, 32 भी नहीं है। 33, Present, sir. 34, Yes, sir. 35, Yes, sir. 36, Yes, sir. 37, Present, sir. 38, Yes, sir. 39, Yes, sir. 40, Yes, sir. ओके। अभी 41 से 50 अनम्यूट कर लो प्लीज। बाकी सब म्यूट कर लो। 41, Present, sir. 42, 43, Present, sir. 44, 45, Yes, sir. 46, Yes, sir. 47, Present, sir. 48, Yes, sir. 49, Yes, sir. 50, Yes, sir. ओके। अभी 51 से बाकी के जो बच्चे हैं वो अनम्यूट कर लो। 51, Yes, sir. 52, Yes, sir. 53, 54, बस इतने ही लोग हैं। और कोई है? कितने रोल नंबर लास्ट वाला कौन सा है? 55, 56, 57। भाई 5 लोग रह गए हैं जो Hello, attend- sir. हाँ, Roll number 2 present. नंबर 2। हाँ, डाल दिया रोल नंबर 2। Number 9 present. 9 डाल दिया। Okay, thank you, sir.